Assalamu alaikum. Our topic of presentation is succession planning. My group members will be presenting, including me. My group members are seven. The names are Arif, me, Muhammad Hasham Ali, Anasiri, Bilal Kamal, Ali, Abdullah, and Faraz Ali. So, first of all, the question arises, what is succession planning? Succession planning is a systematic process of recognizing, creating future leaders who are able to take positions of the old one when they leave the organizations due to termination, resignation, transfer, promotion, or that. We can say succession planning involves an integrated systematic approach to identify, develop, and retain the employees in line with current and projected business approach and objectives. Succession planning also helps the organizations to identify, develop, retain, and capable and skilled employees in line with current and projected business objectives. सो सक्सेशन प्लानिंग हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग क्या है? कोई भी बंदा एक कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वो कंपनी किसी न किसी दिन उसको एक दिन वो छोड़ता है। तो जो की रोल्स होते हैं, क्रिटिकल रोल्स होते हैं, सी लेवल्स में जल्दी जो सीईओ होता है, सीएफओ होता है, सी डबल ओ होता है, वो उनको कंपनी इस तरह जाने नहीं देती, क्योंकि वो पिलर्स होते हैं। उन पे कंपनी मेहनत करती है, उनका सक्सेसर डेवलप करती है, 6-7 महीने स्पेंड करती है, सक्सेसर उसके साथ ऑन जॉब कोचिंग करता है, ट्रेनिंग लेता है, उनकी कैपेबिलिटीज उसकी डेवलप करते हैं, कंपनी डेवलप करती है, ताकि जब सीईओ चला जाए तो उसके वो पोजीशन उसका सक्सेसर उसको संभाल सके। जैसे सीईओ जब जाएगा तो उसका जीएम जो कंपनी का होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सक्सेसर वो होता है, और उसके बाद सीईओ के बाद जीएम जो होता है वो सीईओ बनता है। एग्जाम्पल आपके पास अच्छी एक एग्जाम्पल आपके सामने एक स्क्रीन पर मौजूद है, जो पिक्चर है विराट कोहली और धोनी की। ये इंडिया के की प्लेयर्स हैं। जब विराट कोहली जब जिस टाइम पे वाइस कैप्टन था, और धोनी जो कैप्टनशिप संभाल रहा था, तो क्या धोनी जो है विराट कोहली को ट्रेनिंग देता था, उसको अपने साथ रखता था, उसकी स्किल डेवलप करता था, क्योंकि उसको पता था कि वो अपना उसको सक्सेसर डेवलप कर रहा था विराट कोहली को। और उसके बाद उसको ही विराट कोहली को ही आगे पोजीशन संभालनी थी, कैप्टनशिप टीम को लेके चलना था। तो जिस तरह आप देख सकते हैं धोनी की उस वक्त परफॉर्मेंस थी बेहतरीन, इसी तरह विराट कोहली ने आगे परफॉर्म किया और बेहतरीन टीम को लेके चला। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम जब बात करें तो उसके हमारे पास ये सामने एक टेबल बना हुआ है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है रिव्यू करते हैं बिजनेस गोल्स को। देन इट विल स्कैन द एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई द टैलेंट गैप्स, वेयर आर द गैप्स, एंड हियर फ्रॉम हियर द सक्सेशन प्लानिंग स्टार्टेड। सक्सेशन प्लानिंग में सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द की एरियाज एंड पोजीशंस। देन हम आइडेंटिफाई करते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ फॉर दीज की एरियाज एंड पोजीशंस। देन आइडेंटिफाई करते हैं हम इंटरेस्टेड पीपल को एंड एक्सेस देम अगेंस्ट देयर कैपेबिलिटीज। देन हम डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं सक्सेशन एंड नॉलेज प्लान, ट्रांसफर करते हैं, डेवलप करते हैं प्लान्स को, और पीआईपी बनता है, पर्सनल इंप्रूवमेंट प्लान, डेवलपमेंट प्लान भी बनता है। उसके बाद उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं हम उसको, और इफेक्टिवनेस उसकी एवलुएट करते हैं। हाउ टू रिटेन बेस्ट टैलेंट। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि टैलेंट क्या है? टैलेंट एक ऐसा इंडिविजुअल जो है, जिसको कहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस हो और पोटेंशियल हो। परफॉर्मेंस रिलेट करता है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी से, और पोटेंशियल रिलेट करता है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी उसमें हो। तो अगर हम टैलेंट को हम रिटेन करना चाहें तो किस तरह करते हैं कि हम रिवॉर्ड करते हैं टॉप परफॉर्मर को। जो टॉप परफॉर्मर होता है टॉप, उसको हम रिवॉर्ड देते हैं, उसको बेनिफिट्स देते हैं। उस इसी तरह हम एम्प्लॉयज को हेल्प करते हैं टू फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ओनरशिप्स, और उनके कैरियर ग्रोथ को भी इन्वेस्ट करते हैं कि कैरियर ग्रोथ टाइम टू टाइम जो कैरियर डेवलप कर रहे होते हैं उनका आगे जो इम्प्रूव हो रहा होता है। जैसे एएम से एएम का मैनेजर बनाते हैं, मैनेजर से सीनियर मैनेजर उसको बनाते हैं, उसको उसको सैलरी में प्लस एडिशन करते हैं, प्लस परसेंटेज इंक्रीज करते हैं। इस तरह वो सेटिस्फाई होता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है। और उसको कटिंग एज बेनिफिट भी देते हैं। कटिंग एज बेनिफिट मतलब उसको मेडिकल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और लोन समटाइम सम कंपनीज जो है लोन और पर्क्स एंड बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। सक्सेशन प्लानिंग जो है, इसको हम ये कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग की डेफिनेशन यहाँ सामने हमारे पास मौजूद है। इट्स अबाउट डेवलपिंग द गोल्स ऑफ टैलेंट
to fill the gaps, areas, and positions that are critical to our organization's operations. Also, we can say succession planning helps the employers to acquire the skills and abilities, competencies they need to compete for their positions. It doesn't guarantee any employee promotion for individual. Executives, managers, and human resource professionals all play a very major role in succession planning and management. Also, the people, employees who are responsible for expressing interest in career development, having learning plans, they participate in opportunities, acquire capabilities in certain areas, then they perform. Here we can say the time is the scarcest resource of any CEO. तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेकडाउन मौजूद है कि कैसे सीईओ किस तरह अपना दिन गुजारता है और वर्किंग इन्वायरमेंट किस तरह उसको क्या परसेंटेज टाइम की वो स्पेंड करता है अपनी एक्टिविटीज में। तो इसका हम देख सकते हैं कि 31% वो वर्किंग करता है पूरा ओवरऑल, 10% कम्यूट करता है, 25% वो पर्सनल टाइम स्पेंड करता है, 5% वेकेशन देता है, वेकेशन में होता है, 29% स्लीपिंग करता है। अगर हम वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफिस में उसका ब्रेक डाउन देखें टाइम का, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा देखा जा सकता है कि 21% जो है स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा होता है, 25% वो रिलेशनशिप डेवलप कर रहा होता है पीपल के साथ, 25% इसी तरह फंक्शनल एंड बिजनेस यूनिट रिव्यूज कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल और कल्चर को भी 16% वो टाइम देता है। ओवरऑल हम अगर हम देखें तो 72% जो है सीईओ अपना टाइम जो है स्पेंड करता है मीटिंग्स पे। ज्यादा से ज्यादा वो मीटिंग्स का परफॉर्म मीटिंग करता है, क्योंकि मीटिंग से ही पिलर डेवलप होते हैं, मीटिंग ही मेन बेस होती है सारी स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए। 61% हम तो कह सकते हैं कि सीईओ जो कम्युनिकेशन होती है उसकी ऑन वन फेस टू फेस होती है, क्योंकि मीटिंग्स में होती हैं, बंदों के साथ होती है, मेजर मेजर रोल्स के साथ होती है, और 24% जो है इलेक्ट्रॉनिक होती है, 15% जो है फोन पे होती है। 75% सीईओ का जो टाइम होता है वो ऑलरेडी बुक्ड होता है, शेड्यूल होता है इन एडवांस पे। यहाँ एचआर कैरियर पाथ डिफाइन है कि एचआर कैरियर पाथ में क्या स्टेप्स होते हैं कैरियर पाथ के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्ट योर डिजायर्ड पोजीशन। Step number 2, identify the starting point. Define the critical competencies and skills needed for your desired position. Then we'll measure the level of competencies, proficiency, and at last we'll identify the learning path. तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं सबसे एचआर बीपी से लिंक हुआ एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर से लिंक किया एचआर मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद ओडी स्पेशलिस्ट, ओडी हेड, उसके बाद एच ओडी। थैंक यू। नेक्स्ट विल अनस विल कंटिन्यू। Yes, my name is Sayed Anasari. I'm here to tell about you the succession planning and we'll go about, more about detailing. So, first of all, what is succession planning? Succession planning is the process of identifying, developing individuals within an organization who have the potential to fill key leadership positions in future. The goal of the succession planning is to ensure that the organization has a pipeline of a capable leaders who can step into the critical roles. The succession planning involves identifying key positions within the organization and determining the skills, knowledge, and experience required for those positions. Once this requirement has been identified, potential candidates are evaluated to determine the readiness to assume their role. They may involve assessing their skills, performance, potential, and readiness of the development. In addition to this, identifying potential leaders, succession planning also involves developing those individuals to ensure that they have the skills to become the leader in the future. They may involve providing training, mentoring, coaching, and other development opportunities to help them grow and prepare for the future roles. Succession planning is an important part of the talent management and can help the organization to ensure that they have the leadership talent necessary to achieve their strategic goals. It also helps to ensure that continuity and the stability within the organization by preparing leadership transition. For instance, अगर examples की बात करें तो for example, a large multinational corporation has a CEO
who is expected to retire in the few years. The company has identified several key positions to become the leader in the future. They have the capable leader inside of the company. The company has implemented a succession planning program. Firstly, the first established succession planning process is to identify potential candidates for each of the key positions. This involves assessing current employees to determine their skills, knowledge, and potential for growth. The company uses a variety of the assessment tools as well, such as performance reviews, competency assessment, and leadership potential assessment to evaluate potential candidates. Once potential candidate has been identified, the company creates individual development plan for each candidate. These plans are designed to help the candidates to develop the skills and knowledge necessary to succeed in their future roles. Development plans may include training, mentoring, coaching, job rotations, and other development opportunities. As a part of succession planning process, the company also ensures that there is a clear understanding of the skills and knowledge required for each position. This helps ensure that the potential candidates are being developed with the specific skills and knowledge necessary to decide to succeed in their future roles. Throughout the succession planning process, the company regularly evaluates the progress of the potential candidates whom they want to be a future leader of the company once the CEO has been retired. This helps to ensure that the candidates are continuing growing, developing, enhancing their skills, broadening their thought process, and will work for the company's future leadership. So in the slide, there are some performance appraisal terms. What is their real meaning? What organization prefer to get the succession planning? They have those individuals who have been selected for become a future leader in the of the company. So they have the multiple attributes in it that can engage them with to be a better successor in future. Includes good presentation skills, the member who is socially active, independent worker, ability to delegate. The most important thing is to make decisions in the C-suite position. So they have to carefully think about it. They have the career mandate and they are the loyal of the company. What is their real meanings are they are able to get chows and do different work. Nobody knows what he or she does. Let's do other. He always blaming others as well. So if we talk about what is equity and equality. So first of all, I give you the definition of what is equity and equality. Then further we describe it with the example. So what is equality? Equality refers to the idea that everyone should be treated the same, regardless of their differences. In the context of succession planning, this might be mean providing the same resources or opportunities to all individuals. While this approach may seem fair on the surface, it does not necessarily take into the account the fact that the people have a different needs, backgrounds, experiences, and they may impact their ability to succeed. For example, if you imagine a classroom where all students are given the same textbook to learn, while this might seem fair, it does not account for the fact that some students may have the learning disability or may not speak English as their first language. Providing the same resources to all students doesn't necessarily ensure that everyone has an equal chance of success. And now we are moving towards the equity. What is equity? Equity, on the other hand, take into the account that the fact people have different needs and provide resources. People have different needs and provide resources that an opportunity based on those needs. In the context of the succession planning, this might mean that providing extra support or resources to the individual who may face barrier to the success. For example, continuing with the classroom example of what I have told you about, an equitable approach might involve providing additional resources such as tutor or translator to understand the student who need them. These approach recognize that the different students have different needs and seek to address those needs in order to create a more level playing field for everyone. And in the organization, if we talk about any example taken from the organization, so first of all, we are moving towards the equality. That how equality works in the corporate world. In the corporate office, an equality approach might involve providing the same benefits and opportunities to all the employees, regardless of their
regardless of their individual circumstances. For example, if the company offers a professional development program and it might be available to all employees regardless of their positions, department, or tenure, while this may seem fair, it does not necessarily take into the account that the fact that different employees may have different needs or may face different barriers to the success. For instance, an employee with a disability may require specific accommodations in order to fulfill and participate in the professional development program. So this is the basis of the equality. And if we moving ball towards the equity, so an equity approach on the other hand would take into the account that unique needs and circumstances of each employee and provide resources and opportunities accordingly. For example, if an employee with a disability requires specific accommodation in order to participate in the professional development program, an equitable approach would involve providing those accommodations. Similarly, if an employee from an unrepresented group has historically faced barriers to the advancement with the company, an equitable, an equitable approach might involve providing mentorship or other resources to help them the employee overcome those barriers. Then moving towards the key principles. First I read out the key principles, then we are moving towards the detail in it. The succession planning extends to all levels. Succession planning and management consider all key areas and positions within the organization. It is not limited to the executive level position. For instance, succession planning, while succession planning is often associated with the executive level position, it is important to recognize that succession planning should extend to all level of the organization, whether it is from the junior level, it is from the line manager level, it is from the senior manager level, or it is from the C-suite of the company. Succession planning should be done for key positions at all levels, from entry level position to mid level management and to the senior leadership position. This helps to ensure that there is a pipeline of the talent at all levels of the organization who have the ability to become a leader in the future, ready to step into the ready to take a step in the roles whenever needed. Whenever they need a rise in the company, they have forward their step and taken as a responsibility. Number two, succession planning is about creating a pool of talent. Planning for the current future needs involves helping employees to develop their skills and competencies to ensure that the organization has a pool of talent for key areas. Succession planning is not just about identifying a potential successor or for the key position, but it is all about developing a pool of talent within the organization. This involves identifying employees who have the potential to fill the key roles in the future and providing them with the training, development, and mentoring needed to prepare for those who become the future leader of the company. By creating a pool of talent, organization can ensure that they have the steady supply of the capable leaders to fill the key roles as needed. When moving towards the third point, succession planning is a value-based and a well communicated. There is a collaboration among key players. The process is well communicated and fair, accessible, and transparent. If we further moving towards the detail of it, so succession planning should be based on the values and culture of the organization and should be the well communicated to all the employees that they have the ability and they have the skills, and if they don't have it, company will help them to enhance their skills, polish their skills to become the future leader of the company in future. This involves collaborating with the key stakeholders to develop a succession plan that align with the organization values and goals. The process should be fair, accessible, and transparent, with clear criteria of identifying potential successors and a process of selecting and developing those individuals. Effective communication of the succession planning to the employees is also very important. That everyone understands the company vision and company's aim and what company expects their employees to do to become the future leader of the company and to become the senior manager of the company. While moving toward the last point, succession planning efforts are monitored, measured, and evaluated. Processes are established to monitor performance and progress in achieving those objectives outlined in both succession planning and employee learning plan. While continuing to the detail of this point is to ensure the success of the every succession planning process, it is important to establish process of mentoring, measuring, and evaluating progress. For example, if you are working और आप किसी एम्प्लॉय के ऊपर अपनी स्किल
लगा रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसे मेंटोर कर रहे हैं, उसे कोच कर रहे हैं, जहाँ वो बैरियर फेस कर रहा है वहाँ उसकी हेल्प कर रहे हैं, और विदाउट एवेलुएट करें, या फिर आप उसके क्वार्टरली असेसमेंट नहीं कर रहे, या आप उसके मंथली असेसमेंट नहीं कर रहे, या फिर आप उसके बाय एनुअली असेसमेंट नहीं कर रहे, तो आप उसमें उसकी चेंजेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे. So there is a main important point that we should be evaluate and measure their performance as well. It is important to establish process of mentoring, measuring, and evaluating. This involves setting clear objectives for succession planning, process, and establishing metrics for evaluating progress. Performance should be monitored regularly or as and when company needed to ensure that the succession planning is achieved all of its objectives. And adjustments should be made as necessary. Additionally, employees' learning plans should be monitored to ensure that they are making progress in their development and they are changing itself. That what company plan to train, what company plan to decide, and they are grooming themselves as well. Development are the prepare for the mutation and leadership role. Now moving towards the cycle of this, that how it works, we are further describe it. That if we talk about how a performance management cycle works in the company. First of all, they have the four important flaws, four important points: planning, monitoring, reviewing, and rewarding. In planning phase, there are the management who set the goals for the different individuals or employees working in the department, and they have defined their परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. उनके पास एक गोल अलाइन हो जाते हैं, और उनके जो भी गोल्स हैं वो उनके केपीआई से इंटरलिंक होते हैं. जब बात आती है उसकी मॉनिटरिंग करने की, जब वो उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग परफॉर्म कर रही होती है कंपनी, वो बायएनुअली भी होती है, वो बाय वो मंथली भी होती है, वो क्वार्टरली भी होती है. तो उसकी बेसिस पे उनको जज किया जा रहा होता है, उनको एनालाइज किया जा रहा होता है कि जो ट्रेनिंग और जो फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है उनसे उनकी चेंजेस, उनसे उसके स्किल्स में चेंजेस आ रही हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ रही है, उनकी कॉम्पिटेंसीज में चेंजेस आ रही है, एंड इफ सो, तो दे आर वेल टू डू, और ये अच्छे सही ट्रैक पे चल रहे हैं. जब मॉनिटरिंग उनकी स्टार्ट की जाती है तो उनसे इंटरव्यूज भी किए जाते हैं, उनके लाइन मैनेजर से भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होते हैं, उनके सीनियर मैनेजर से भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होते हैं, और इवन के उनके जो कोलीग्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे भी कभी कभार इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे होते हैं. देन व्हेन जब ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर ली जाती हैं, उसके बाद प्रोसेस आता है रिव्यूइंग, कि क्या एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रखी गई थी एम्प्लॉय से, और क्या वो डिलीवर कर रहा है, और उन दोनों का जो वेरियंस है वो चेक किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया गया है कि वो अपनी एक्सेल स्किल को इनहेंस करेगा, या फिर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करेगा, या फिर अपने अपनी कम्युनिकेशन को एनहेंस करेगा, और वो एट द एंड ऑफ द पीरियड, इट वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी वेदर इट इज फ्रॉम क्वार्टरली और बाय एनुअली. तो उसको उस बेसिस पे रिव्यू किया जा रहा होता है कि वेदर उसने कम्युनिकेशन में काम किया अपने, वेदर उसकी एक्टिव स्किल्स अच्छी हुई, वेदर नॉट उसकी प्रोग्रेस अच्छी हुई, उसकी मैनेजमेंट, उसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हुई, उसका जो भी उस खौफ का बैरियर था वो रिजॉल्व हुआ. तो रिव्यूइंग प्रोसेस में कंपनी की जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजमेंट है, और मोस्टली मोस्टली जो एचआर है, वो उसको इवेलुएट कर रहा होता है, उसके फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहा होता है. उसके बाद अगर वो अगर वो उसके मुताबिक नहीं चल रहा होता, तो फिर उसकी ट्रेनिंग दोबारा की जाती है, उसको दोबारा बुलाया जाता है, उसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और उससे सारी चीज़ हो रही जाती है. बट अगर वो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के तहत अच्छा परफॉर्म करता है, और वो वेल टू डू डिलीवर कर रहा है, तो उसको फिर रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको बोनस दिए जाते हैं, उसको कंपनसेशन का इजाफा दिया जाता है, उसको एक उसको टीम लीड बनाया जाता है उसकी बेसिस पे. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसके इंक्रीमेंट सकते हैं, उसकी प्रमोशन. तो ये सारी चीज़ें एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की साइकिल होती है, जिसमें ये सारी प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग एंड रिवॉर्ड इंक्लूड होता है. एंड थैंक यू सो मच. Hi, myself Abdullah, and I am continuing from the succession planning as my teammates described all the above quite well. Now I am continuing from advantages.
Okay, so advantages, the benefits are wide ranging, including improve employee engagement and resulting cost benefit. अब इसमें होता ये है कि बेसिकली इस साइकिल से जो एम्प्लॉय की एंगेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर होगी, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, वो उसके और इन्हेंस होंगे। जो फर्दर इसमें देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइड पूल ऑफ कैंडिडेट्स रेडी टू फिल की एरियाज एंड पोजीशन। अब इसमें होगा ये आपका जो टैलेंट है वो आपके ऊपर वाले टैलेंट को अच्छे से बैकअप करेगा, अच्छे से उसको क्वाइट वेल उसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि जो आपकी की एरियाज हैं उसके लिए आपको एक मेन की प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो उसमें है ये कि बेसिकली ऊपर वाला जो है वो अपने एक बैकअप तैयार कर रहा होता है जो कि वो ऊपर लेके जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एक गैप है वो फिल आउट हो जाएगा, उसमें आपको इजीनेस प्रोवाइड होगी। देन द बेटर appreciation of employees on the part of managers, यानी कि उसकी अप्रिसिएशन जो आप उसको देंगे तो उसमें वो हेल्प आउट करेगा, वो सारी चीज़ें उसकी बेहतर होंगी, यानी कि उसकी एम्प्लॉय एंगेजमेंट वगैरह और फर्दर उसकी जो वर्किंग वगैरह है वो सारी उसकी इन्हेंस होगी, उसके रिजल्ट्स वगैरह हैं वो अच्छे आएंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगा। तो इधर उसमें स्ट्रेटजीज टू ट्रांसफर कॉर्पोरेट नॉलेज, यानी कि उसकी जो कॉर्पोरेट नॉलेज है वो अच्छे से ट्रांसफर होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, so that the area is quite well functioning. Then gains towards the meeting employment equity and official languages goals, यानी कि वो जो कॉर्पोरेट के जो गोल्स हैं, वो जो की एरियाज और की मैनेजर्स जो आपकी क्रिटिकल रोल्स फिल आउट कर रहे थे, तो वो जो आपकी सक्सेशन है, जो आपका रिप्लेसमेंट होगा, तो वो अच्छे से उसको सारी चीज़ें पता होंगी, किस चीज़ को कैसे लेके जाना है, क्या ओवरकम, क्या चीज़ें मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें उसको लुक आफ्टर करनी है, तो वो उसके लिए पहले से ही बेटर प्रिपेयर्ड होंगी सारी चीज़ें। और इंक्रीज एबिलिटी टू अचीव बिजनेस गोल्स, इन उसके अंदर होगा ये बेसिकली जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो बेहतर तौर पे और इन्हेंस होंगी, और वो जो बिजनेस गोल्स हैं वो स्मूथली अचीव होंगे। उसके लिए कोई आपका एक हर्डल्स या कोई गैप वगैरह नहीं आएगा, तो इसमें सारी चीज़ें इजीली एनहेंस हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें इजीली लुक आफ्टर और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। नेक्स्ट इज अप्रोच टू सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसमें है ये बेसिकली कि हम क्या कहते हैं, अब देयर इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अब इसमें होता ही है कि एक ही चीज से हम सारी चीजें गैप फिल आउट नहीं कर सकते। इसमें है ये व्हाट वर्क्स इन वन ऑर्गेनाइजेशन में नॉट वर्क इन अनदर, गिव डिफरेंट कॉन्टेक्ट एंड रिसोर्सेज। अब डिफरेंट रोल्स के लिए, डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, डिफरेंट एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा यानी कि उसके अंदर वर्किंग करके तो फिर उससे पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो वो जब लेट से फाइनेंस है, फाइनेंस की अब वो थोड़ी सी वर्किंग आउट करेंगे, एक वीक दो वीक उनकी टीम के साथ बैठेंगे तो उनको उसके प्रोसेसेस, उनके ऑपरेशंस, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देन ऑन अगर हम इंजीनियरिंग प्रोडक्शन साइड पे जाएं, फिर मार्केटिंग साइड पे जाएं, तो सबकी एक कोर फंक्शनिंग है। तो उसके अंदर जब भी वो वर्किंग करेंगे वो सारी चीज़ें होंगी, तो एक कंप्लीट प्रोस्पेक्ट जब भी बनेगा जब वो सारी चीज़ों पे लुक आफ्टर करेंगे, सारी चीज़ों पे वो टाइम देंगे, तो उससे उनकी भी नॉलेज इनहेंस होगी और आगे जब वो गैप फिल आउट करेंगे तो उनको सारी चीज़ें पता होंगी। Then an approach may evolve over time as an organization learns what works and what needs to be improved. तो then further उसकी जो improvement है, यानी कि उसकी जो working है वो enhance होगी। जैसे कि एक देखा जाए कि एक prospect है, आपने एक working तैयार करी, तो उसके लिए और भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, मैनेजमेंट, तो चीज़ों को look after कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें एक गो थ्रू का एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें कर कर आगे एक एंड कंप्लीट होता है। Further on, different organizations are at different stages in their approach to success and planning. अब हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर वो देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें उनको चाहिए। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का एक चैनल चल रहा होता है। अब एफएमसीजी का एक अपना चैनल है कि वो एमटी कवर करेंगे, जीटी कवर करेंगे, हॉरेका साइकिल आ जाएगी। उस तरह एक डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट चीज़ें होती हैं और उनके चैनल्स डिफरेंट होते हैं, तो उस हिसाब से अपना टैलेंट तैयार करेंगे, अपने टैलेंट को अप्रोच करेंगे, फिर उसकी सक्सेशन प्लानिंग करेंगे कि वो की एरियाज, क्रिटिकल एरियाज को कैसे ओवरकम कर रहा है, कैसे उसको लोकोमोट कर रहा है और कैसे उसको एनहेंस कर रहा है और कैसे उसका गैप फिल कर रहा है। क्योंकि क्रिटिकल एरियाज और किसी भी रोल को
फिल आउट करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि कोई ओवरनाइट ओवर डे यानी कि आगे चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए एक प्रोसेस है। तो उसके लिए फर्दर जो भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की टीम की गाइडलाइंस के मुताबिक और जो भी उसके लिए चाहिए होगी वो सारी चीज़ें हम उसको फुलफिल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और वो हर टीम्स के साथ, हर डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के, हर मैनेजर्स के साथ थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके देन वो एक आपका ऐसा की टैलेंट बन जाएगा कि उसको आप किसी भी रोल के लिए फिल आउट कर सकते हैं, यानी क्रिटिकल रोल्स के लिए फिल आउट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्दी साइन होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा साइन होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसी में अगर आगे देखा जाए, यू कैन यूज द फॉलोइंग चार्ट टू एक्सेस द स्टेट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उसके चार्ट्स वगैरह, जो भी उसकी प्रोसेसेस हैं, जो भी उसकी सक्सेशन प्लानिंग की ग्राफ्स वगैरह हैं, जो उसके प्रोसेस हैं, वी हैव टू फॉलो दैम। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो शायद ही बात है कि हमारा जो की टैलेंट होगा वो उन चीज़ों पे फिल आउट कर ही नहीं पाएगा। उसको काफ़ी हर्डल्स आएंगी, उसको काफ़ी चीज़ें आएंगी, क्योंकि उसने वर्किंग ही नहीं करी होगी, तो उसको चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी। तो उसके लिए हमें लाजमी लाजमी ये चाहिए कि आपका जो की एरिया है वो उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए जब तक वो उस चीज़ से गुजरेगा नहीं, उस सिनेरियो से जाएगा नहीं, वो उन फैसलों से जाएगा नहीं, तो उसको पता नहीं चलेगा। देन फर्दर ऑन, इसी को अगर और एनहेंस वे में देखा जाए, द इंफॉर्मेशन यू गैदर कैन बी यूज टू बिल्ड अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव लीडिंग अप्रोच टू सक्सेशन प्लानिंग। अब इसके अंदर और भी चीज़ें ये आ जाती हैं, लीडिंग अप्रोच आ जाती है, जो कि उसको फुलफिल कर देती है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक लीडिंग अप्रोच होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम जाएंगे तो उसमें वही प्रोसेसेस आएंगी कि वो एक ही रोल के लिए सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर लीडिंग रोल देखा जाए, वो न्यू अप्रोच है, तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे तौर पर सक्सेशन प्लानिंग हो सकती है। देन फर्दर ऑन हम इसी पर बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंदर बेसिकली होता क्या है। तो पुराने वक्तों में तो वही चीज, वही चैनल चल रहे होते हैं कि भाई एक ट्रेडिशनल, एक जनरल अप्रोच है जिसमें फोकस इज लिमिटेड टू एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन, यानी कि ज्यादातर उनका फोकस जो होता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशंस पे ही होता है। और फोकस ऑन आइडेंटिफाई इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट, यानी कि वो शॉर्ट टर्म और उसकी ओवरऑल प्रोसेसेस, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स वगैरह देख रहे होते हैं और उसी के ऊपर वो वर्किंग कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर इन्हेंसमेंट नहीं कर पाते। तो plans are limited to identifying one or two potential successor for senior position। अब वो उनका जो प्लान होता है, हम किसी दो लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको चीजें बताएं तो वो अपना जो क्रिटिकल रोल है वो उसको फिल आउट करें। लेकिन उससे होता ये है कि आपको पता नहीं होता आपका रिसोर्स सही से तैयार हुआ नहीं हुआ, वो सही से वर्किंग कर सकता ही नहीं कर सकता। लेट से आपने दो की ट्रेनिंग कराई, दो को आपने सिखाया, लेकिन दोनों उस रोल को फिल आउट नहीं कर पाए। अब वो जब दोनों उस रोल को फिल आउट नहीं कर पाएंगे तो वो आपका जो टाइम है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें फिल आउट नहीं हो पाएंगी, वो सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाएंगी, और वो सारा आपका जितना भी बजट उन पर लगा है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। प्लान्स आर लिंक टू इंडिविजुअल जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वो उसी जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर रहते भी सारी चीज़ें करवाएंगे। जो कि एक अगर देखा जाए कि अगर हम किसी एक सक्सेशन प्लानिंग में लेते हैं तो काफ़ी उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सिर्फ एक रिस्पेक्टिव चीज़ को ही देख पाएंगे और इंडिविजुअल जॉब को ही देख पाएंगे। लेकिन आजकल के टाइम में और आगे की अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में देखा जाए तो हमें ऑल इन वन चाहिए होता है, उसमें सारी चीज़ें फिल आउट करनी होती हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो अच्छे से उसके सक्सेशन प्लानिंग के लिए तैयार हो जाए। अब है ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड सोनली ऑन फीडबैक फ्रॉम देयर इमीडिएट। अब होता है इमीडिएट सुपरवाइजर, अब होता है ये सुपरवाइजर एक अपना सक्सेसर बोल देता है कि भाई इनको सारी चीज़ें अच्छे से हैं, ये टैलेंट भी इनके अंदर है, ये सारी चीज़ें मैनेज भी कर लेंगे। लेकिन उससे होता ये है कि हमें उसका ट्रू पोटेंशियल पता नहीं होता। तो उसमें जब हम जाते हैं, जब उनको हम चीज़ें लुक आफ्टर के लिए देते हैं तो उसमें काफी गैप्स आते हैं। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए और कोई प्लानिंग होती नहीं है। तो सक्सेशन प्लानिंग इज डन इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर एचआर डिसिप्लिन सच एज डाइवर्सिटी इनिशिएटिव, रिक्रूटमेंट, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि इन चीज़ों से हो रही होती है। नाउ अगर हम बात करें कि लीडिंग अप्रोच की, जो कि हमें अप्रोच फॉलो करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको देख लेते हैं थोड़ा। तो अब उसमें है क्या, फोकस इज ऑन की एरियाज एंड पोजीशन एट डिफरेंट लेवल। अब उसमें जो था वो मेन एक ही लेवल के अंदर फोकस रखा जा रहा था, इसमें
मल्टीपल लेवल्स को हमें चेक करना है, ताकि हमारा जो सक्सेशन प्लानिंग है, हमारा जो टैलेंट तैयार होगा वो एक ओवरऑल चीज के लिए होगा ना। अब देखा जाए तो हमें वन मैन, यानी कि वन मैन फॉर ऑल, ये अप्रोच हमें देखनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि भाई एक ही रिस्पेक्टिव के लिए पता होगा तो लेट से वो फाइनेंस के अगर सुपरवाइजर हैं या फाइनेंस के लीड हैं, तो उनको सेल्स के प्रोसेसेस का नहीं पता होगा, उनको प्रोडक्शन के प्रोसेसेस का नहीं पता होगा, तो वो अच्छे से लीड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये है कि वो कंप्लीट एसेट हो, कंप्लीट उसके पास नॉलेज हो, ताकि वो सारी चीजें इजीली फुलफिल कर सके। तो इसमें नेक्स्ट ऑन देखा जाए तो फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट फॉर द लॉन्गर टर्म। अब टैलेंट के लिए हमें ऐसे बंदा चाहिए, हमें ऐसा रिसोर्स तैयार करना जो कि लॉन्ग टर्म हो। अब जिसको हम सारी चीजें बताएंगे, डिफरेंट लेवल्स पे तैयार करेंगे, सारा एक्सपीरियंस देंगे, तो वो हमें लंबा सर्व कर सकता है। बनस्बत उसके कि हम उसको कोई भी सुपरवाइजर ने किसी को अलॉट करा कि भाई ये मेरा सक्सेसर है, और अगर हमने उसको उस जिम्मेदारियां दी और वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो कंपनी के लिए भी लॉस होगा, एक टाइम गैप आएगा, फिर वो आप जीरो से स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दें, ताकि वो हर लेवल्स पे तैयार हो और जो की एरियाज हैं उसको अच्छे से फुलफिल कर सके। नेक्स्ट और प्लान्स इंक्लूड डेवलपमेंट पूल्स ऑफ टैलेंट फॉर की एरियाज एंड पोजीशन। यानी कि एक और प्लान हमें ये भी तैयार करना चाहिए कि जो जो हमारे की एरियाज हैं, तो उसके लिए हमें पहले से ही अपने जो हमारा जो टैलेंट पूल है उसमें से लोगों को आइडेंटिफाई करके, उनको इन्हेंस करके, उनको फर्दर पॉलिश करके, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करा के, लर्निंग एंड डेवलपमेंट वगैरह करवा के उनको तैयार करना चाहिए अपने मेन गोल के लिए, ताकि वो कंपनी के आगे की एरियाज जो की रोल्स हैं उनको फुलफिल कर सके और उधर गैप ना आए। वरना अगर जब गैप आता है तो सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस एकदम से रुक जाते हैं, उसमें आपकी कंपनी का भी लॉस है और उसमें आपके हायरिंग टैलेंट का भी लॉस है, और उसमें काफ़ी टाइम गैप आ जाता है जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट ऑन देखा जाए तो प्लान्स आर लिंक्ड टू बिल्डिंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव करंट एंड फ्यूचर बिजनेस गोल्स। तो उसमें जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं वो हम चेक करते हैं अपने पूल के अंदर, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कोप अप कर पाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, इसमें ये है कि अगर हमने अपने टैलेंट या अपनी कॉम्पिटेंसीज को अगर हमने मैच नहीं कराया, तो उसमें जो गैप आएगा वो गैप हमारी कंपनी के लिए खतरा खतरा साबित हो सकता है। अब वही चीज़ अगर हम अपने टैलेंट पूल के हिसाब से फिर उनको कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से उनको तैयार करें, तो उसमें जो हमारा टैलेंट निकल के आएगा वो एक मजबूत टैलेंट होगा, जो कि किसी भी पोजीशन, किसी भी रोल को इजीली इजीली उसको आराम से ओवरकम कर सकता है, इजीली उस पोजीशन पर आके वो सारी चीज़ें संभाल सकता है। तो उसके लिए हमें कोई और अप्रोच की या किसी और चीज़ की जरूरत नहीं हो पाएगी। अब सिस्टमैटिक प्रोसेस इज यूज टू एक्सेस कैंडिडेट बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें होता ये है कि बेसिकली सारी चीज़ें यानी कि कंप्लीट फीडबैक के थ्रू चल रही होती हैं। आपको टैलेंट का पता होता है वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे सारी चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीज़ें हमें लाजमी देखनी चाहिए, और सारी चीज़ें उसका फीडबैक और उसकी सारी चीज़ें, यानी कि जो जो एरियाज में वो वर्किंग कर रहा है, तो यानी लेट से फाइनेंस में वो वर्किंग कर रहा है तो फाइनेंस के लीड से हम उसकी फीडबैक लें, देन प्रोडक्शन में, देन सेल्स की टीम से साथ काम कर रहे हैं तो उनसे फीडबैक लें। तो वो सारी चीज़ें एक ओवरऑल प्रोसेस के थ्रू वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, उससे हमें पता चलेगा कि हाँ जी भाई ये परफेक्ट सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू सारी चीज़ें रोल आउट हो रही हैं और हमारी लीडिंग अप्रोच को सारी चीज़ें फुलफिल कर रही हैं। देन प्रोसेसेस आर इन प्लेस टू इंटीग्रेट सक्सेशन प्लानिंग विद एचआर डिसिप्लिन, जिसमें हमारे ह्यूमन रिसोर्स वालों को भी उनकी जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनके जितने भी फ्लो हैं, वो सब फुलफिल हो रहे हों, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हों, कि उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे एचआर के प्रोसेसेस और हमारा इनलाइन मैनेजर और हमारी जो की एरियाज और की क्रिटिकल रोल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम उसी के हिसाब से प्रोसेस करें, ताकि हम जो अपना टैलेंट तैयार कर रहे हैं वो इजीली इजीली उसको फुलफिल कर ले, और वो सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस को देख लें, ताकि आगे के जो गैप्स हैं, आगे की जो चीज़ें हैं वो निगलेक्ट ना हो, और हमारी जो कंपनी है उसको फर्दर नुकसान ना हो, वो सारी चीज़ें स्मूथली प्रोसेस होकर चलती रहे। तो सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली यही सारी चीज़ें मैनेज करनी है, यही सारी चीज़ें देखनी है आपको। एक की टैलेंट तैयार करना है जिसमें वो सारी चीज़ों को देखे और उसको सारी चीज़ों का पता हो।
और वो पता कैसे चलेगा? वो पता बेसिकली जब तक वो उन चीज़ों से गो थ्रू होके नहीं गुजरेंगे, उन प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करेंगे, उनको चीज़ें नहीं पता होंगी, ताकि कल को जिम्मेदारी जब उन पे दी जाएगी तो उसको अच्छे से फुलफिल कर सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। नाउ मूव टू माई अदर टीम members. Thank you. Raz Ali Khan, and I am here to discuss the assessment of succession planning, core values in making succession plan, and roles and responsibilities for executives, managers, and HR managers for succession plan. So, first, I am going to discuss the steps for the succession planning assessment. So, first step is to review the current succession plan. Current succession plan company में है या नहीं है? If it is exist, so what about its effectiveness? Whether helps to identify the key potential employers, or it helps to grow them or nurture them by providing opportunities, learning and training programs. Also, it should be aligned with the company's long-term objectives and goals. If it is not aligned with the company's long-term objectives and goals, then it is not for a good for a company, and it is not helpful for the companies to achieve its long-term objectives. Second, I have to going to discuss the evaluate leadership development programs. So what about the current organization में current training और learning development को लेकर culture क्या है? Whether it provides the employees, potential employees, the for trainings and the learning things for to grow and help to develop for their future roles. Also, it also helps to identify what are the gaps in training and development. Also, if there is a gap, so fill that gap and provide the opportunities of the cross-functional trainings and mentoring them so they can easily catch up for their future roles. Number third, assess talent management practices. What are the current talent management practices? This includes identification, uh, development, retain retain top talent, and determine whether the organization has a formal talent review process, or it is driven from the methods to evaluate performance, potential, and readiness for the future roles. Fourth, I am going to discuss the analyze retention rates. कंपनी का retention rate क्या है? कितने कितने critical employees कितने critical employees कंपनी को left कर चुके हैं last year और उससे last year. So we have to check and analyze कंपनी की retention policy क्या है. Number fifth, solicit feedback. Gather the data and the information from the employees, and their feedback is very helpful in making the assessment of the succession planning. Uh, Ask the employees how they feel about their career development, and this whether they see a clear path for the advancement within the organization or not. So these all five factors helps for the assessment of the succession planning in an organization. Next, I am going to discuss the key values uh, in making the succession plan effective succession plan. So first is the objectivity. Succession plan based करना चाहिए, objective based होना चाहिए, not at all on the biasness or personal preferences. Uh, it is based on the employees employees current role, uh, their performance history, and their skill set, and their leadership style. All these four things should be should be uh, should be objective based, not on the personal biases or preferences. Number second, the transparency. Transparency should be included in the succession plan. All all the succession planning decision should be clearly communicated to the employees so that they can understand the criteria
used to select the candidates for key roles and how the organization plans to develop and support their career growth. Number third is the diversity. डाइवर्सिटी इंक्लूड होनी चाहिए आपके सक्सेशन प्लान में. हर एक्सपीरियंस का बंदा, हर हर बैकग्राउंड का बंदा और हर पर्सपेक्टिव का बंदा आपकी आपकी वर्कफोर्स में इंक्लूड हो. उसमें इसमें कोई आपकी ब्याजनेस ना हो. नंबर फोर्थ इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. कंपनी का सक्सेशन प्लान हमेशा अलाइन अप हो विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कंपनी गोल्स एंड also their long term goals of the company. This requires focus on developing and retaining talent as well as creating opportunities for the creating career advancement and growth of the employees. Collaboration. Succession planning should involve collaboration across the organization. Means we have to include all the stakeholders, which includes the employees, like managers, HR professionals, and all the employees. Get the feedback from them and make the collaborative policies in uh, in making the succession planning. So these all key values should be included in effective succession planning. Next, I am going to discuss the roles and responsibilities of executives, managers, and human resource professionals in succession plan. So first is executives. Ensure that the succession planning is integrated with the business goals, so company can achieve their business goals effectively. Second, communicate करें senior executives in a meeting about the effective succession planning. Number third is participate in succession planning process and talent review meetings for executive levels positions. Second, we have to managers participate in identifying key areas position, identifying capabilities, knowledge, skills, and abilities to the HR required for the key position. Also to their team members also. Identify and critical emerging gaps and communicate to these employees so that they can better tailor their learning plans. इंडिविजुअली जाकर आपको मैनेजर्स को अपनी टीम के पर्सन से कम्युनिकेट करना है, उनकी उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स पे बात करनी है और उनकी वीकनेसेस को इनकी वीकनेसेस को इनकी वीकनेस को कन्वर्ट करना है इनटू देयर स्ट्रेंथ्स. अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी फॉर द डेवलपमेंट. कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यूज based on their current roles, the knowledge skill set, and their knowledge for further development. Okay. Third is for the human resource professionals. Human resource professional develop करेंगे human resource tools for managers and the employees. Provide timely advice to the managers regarding the succession planning. Engage in and ensure ongoing decisions with the uh, employees agents. And fourth, ensure ongoing decisions with corporate planners and ensure that links are made to program management. So this is all from my side. Thank you. Thank you, Faraz. This is Mohammad Arif, and I am a student of second semester MBA program in IOBM University. So I will be continuing the presentation from here. So the most important thing in succession planning is template design. You have to make a template for the succession planning. So let's discuss a little bit about what is template. Template has been developed to help you prepare and support your succession planning strategies, which will be included in your human resource planning. You can use these templates in whole or in part to supplement your organization's existing planning processes.
These templates are not intended to replace your existing document. Like if you already have a template, or if you already have a documentation for the succession planning, so you do not have to replace those documents with these templates. So there are three templates. There are three steps to make templates. The step number one is identify key areas and position. You have to identify the key areas where you want to progress your human resource and the position. You have to identify key position profiles. And step number three is identify interested employees and assess them against capabilities. So interested employees means those who want to grow and want to secure those positions, and whether they have those capabilities to secure those positions or not. So we will be discussing all these 3 points in details in our upcoming slide. Step number one, identifying key areas and positions. Key areas and positions are the focus of your succession planning and management efforts. For example, succession planning activities may be geared to develop talent for certain occupational group. Just like you want to have someone at executive position or foreign services officers in upcoming years, in a year or two, or functional communities like financial management or human resource communities. Or they may focus on increasing representation of persons in a designated group. Means you want, there is a group from in which you want to have more human resource, so you can train your human resource, or you can plan succession, or you can do succession planning of your existing resource to be in that group in coming years. Review key positions periodically because they may change over time depending on development and programs. For example, new initiatives sunsetting, changes in government directions, and introductions of new technology. Key positions are those that exert critical influence on the operational activities or strategic objectives of the organization. Just like the C-level management, CFO, manages all the financial activities of the company. So this is the key position. Another example, chief operating officer. He manages the entire company. He makes policies. He gives the pathway to move forward or to go somewhere. Executive and managers need to play a primary role in identifying key areas and positions because they are linked to the operational activities and strategies, the strategic objectives of the organization. However, human resources professionals can play a supportive role by providing criteria to help managers in this role. But keep this thing in your mind that human resource professional can only assist in terms of behavioral capabilities of a person. If if it is a technical position, like you want someone in finance department, so their manager can assess whether he or she can handle financial matters in a good manner or not. So the input from both managers and HR are mandatory for the succession planning. In this step, manager can use the results of the environmental scan and of the gap analysis to identify key or vulnerable areas. Just key and vulnerable areas like uh, the areas where employee have to improve their skills. Link identification of key areas and position to current and future objectives. Communicate the key areas and positions to employee so that they can tailor their learning plan to acquire these capabilities. That, like, if you want, there is an employee in your organization who is serving as a sales executive, and you want someone at the position of regional sales manager. So what you have to do is to identify the weaknesses or identify the areas of improvement in that sales specialist. Like if he or she acquire those skills, he could be your regional manager in a year or two. So you have to identify the areas of improvement and tell him or plan a training pathway for him so that he can secure the regional level position in future. Secondly, questions to consider when identifying key areas and positions. These are the main questions you should consider and on which you should think about before identifying areas and positions for the succession planning.
Which option, if left vacant, would cause major difficulties in achieving current and future business goals? There are certain positions who are very critical, and you should want someone on those positions. And you do not you want to have a backup every time for those positions. You cannot run without having someone on that position. So this is a very important thing. Which position, if left vacant, would be detrimental to the health, safety, and security of the public? Which position will be difficult to fill because they require particular expertise, because the incumbent possesses a wealth of corporate knowledge? And then, is there a current or projected labor market shortage for necessary skills in your branch or sector? Which position have traditionally been difficult to fill? So these are the main questions you should keep in your mind before deciding key areas and positions for your succession planning. Let's move forward to the step number 2, identify capabilities for key areas and positions. It is important to identify the capabilities needed for key areas and positions for guiding learning plans. Capabilities may also serve as the basis for self-assessment tools. Moreover, knowing the required capabilities is necessary for setting clear performance expectations. Assessing performance for selection purposes. For the purposes of this guide, capabilities may consist of knowledge, skills, and abilities, or competency profiles. Whether your organization uses KSA or competency profiles, it is important to incorporate capabilities for key areas and positions into strategies for succession planning and management. This practice will allow you to better assess gaps and focus development efforts. Okay, so now we will be discussing what actually capabilities is. Okay, so we will discuss in brief. For the purpose of this guide, capabilities may consist of knowledge, skills, and abilities or competency profile. Capabilities means you want to have someone in your finance department. He should be well versed with the financial terms and the financial norms. So he should have financial capabilities, and financial capabilities can be acquired by having a Bachelor of Commerce degree or an MBA in finance or other finance related degrees. So this is the capability. Or for instance, you want someone in your technical department to run equipment in your factory. So he should have some technical degrees like mechanical engineering or Bachelor of Technology in plant operations, such like that. So these are considered as capabilities. These skills or knowledge are considered as capabilities. The knowledge, skills, and abilities are actually case sets. This guide defines these terms as follows. Knowledge is a body of information that allows a person to perform a task successfully. For example, budgeting and accounting principles. This is knowledge. Like we all of us always have someone in our offices who do not have qualification, but he knows how to do that or how to do that particular task. So this is knowledge. Skills is an individual's level of proficiency in performing a specific task. Skills define that how accurately or how efficiently a person can perform a specific task. This is considered as skills, like manipulation of collected data. Like you have collected some information from your consumer and you want to study, you want to extract results from that data. So this could be done with the skills. Okay. So ability is more general than skill and refer to an enduring trait or capability in performing tasks. For example, ability to analyze. So these are the main things you should consider while doing succession planning in your organization, that whether a person have that knowledge or not, whether that person you want to post in the critical position in future have that particular skills or not, or he have that ability to manage the pressure or burden of that position or not. So these are the main things you should be considering while doing succession planning and while designing a template for succession planning. From now, Ali will continue the presentation. So I would like to invite Ali to come forward and continue
the presentation from here and identify and discuss the step number 3 for template designing in succession planning. Thank you. Thank you very much. My name is Muhammad Ali, and I will explain step number 3 of succession planning, that is, identify interested employees and assess them against their capabilities. Many organizations minimize their subjectivity and they use multiple ways of assessing employees and include multiple perspectives. ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस होता है कि वो इस आइडेंटिफाई कर सके वो एम्प्लॉयज़ जो कि इंटरेस्टेड हों और जिनके अंदर एक प्रोटेंशनल हो किसी इस पोजीशन को फिल करने के लिए, वो एम्प्लॉयज़ जिनके अंदर स्किल्स हो और वो ऐसी कॉम्पिटेंसीज रखते हों, फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज के जो पोजीशंस के जो गैप हैं, जो अवेलेबल पोजीशंस हैं, उसको वो फिल कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करती हैं सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए, और इंडिविजुअल्स को एसेस करने के लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करती हैं, एंड वी विल डिस्कस फॉर इन डिटेल लेटर। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई फॉर्मल प्रोसेस करती हैं इंटरनल टैलेंट को एक्सेलरेट करने के लिए, तो उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है उनको एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए। उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करें जो कि इनिशियली कंसिडर नहीं किए जाते किसी भी हायर पोजीशंस के लिए, और उनको फिर कहा जाता है कि इनको फ्यूचर डेवलपमेंट और उनको डिफरेंट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप सेकंड सेकंड वी विल सेकंड पार्ट वी विल स्टडी अबाउट अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई एंड एसेस एम्प्लॉयज़। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपना जिनका जो इंटरेस्ट होता है वो उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसको शो कर सकें, और इन लीडरशिप उनके जो लीडरशिप रोल हैं उसको वो उसमें वो अपना इंटरेस्ट शो करवा सकें। लर्निंग एंड डेवलपमेंट को इंकरेज किया जाता है, एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर्स की डिस्कशन किए जाते हैं सीनियर मैनेजमेंट से, कंडक्शन सर्वे कंडक्ट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं और कौन से नहीं हैं। स्किल इन्वेंटरी डेटाबेस की जाती है, एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइलिंग की जाती है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनकी इंटरेस्ट, स्किल्स और इनकी कॉम्पिटेंसीज के हवाले से। फिर वो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं एम्प्लॉयज़ एसेसिंग एम्प्लॉयज़ को एसेस इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ को एसेस करने के लिए। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करती हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से बात की है करियर प्लान और इंटरेस्ट के बारे में, कि वो एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड भी हैं ऐसे रोल में, लीडरशिप रोल में आने के लिए, जो कि सीनियर पोजीशंस में आके काम करना चाहते हैं। क्या उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, लीडरशिप पोजीशन में वो इंटरेस्ट शो करते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स हैं, इस चीज़ को हमें जानना होता है। हमें जो उनके जो की एरियाज होते हैं जो उस पर हमें वर्क करना है, और क्या उनके अंदर जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो डेवलप हो चुकी हैं गुजरते टाइम के साथ। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा टेम्प्रेरी बैकअप है की एरिया और पोजीशन के लिए, उसके मुताबिक जो नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, एबिलिटीज टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो शॉर्ट टर्म है, क्या वो चीज़ मौजूद है या नहीं है मौजूद। Have you identified an interim or temporary backup for each key area and position with appropriate knowledge and skills? फिर क्या एड्रेस जो पोटेंशियल बैरियर्स होते हैं किसी एम्प्लॉयज़ को एडवांसमेंट या किसी सीनियर पोजीशंस में आने के लिए, ग्रुप में आने के लिए, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उन बैरियर्स से हल कर सके। रिस्क असेसमेंट किया जाता है कि एरियाज और पोजीशंस का assessment should be evaluate their timelines based on when the position may become vacant. मीट टू डिस्कस रिक्वायरमेंट की एरियाज जो हमारी मैनेजमेंट है, क्या उन्होंने डिस्कस किया है क्या कौन से जो की एरियाज हैं और कौन सी जो पोजीशंस हैं जिसमें कि फर्दर डेवलपमेंट पोटेंशियल कैंडिडेट हमें रिक्वायर्ड होंगे। हमें ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं जब भी हम एम्प्लॉय असेसिंग इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ को करते हैं।
हैव यू कंसिडर बिल्डिंग ए इन्वेंट्री ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स? हम एक इन्वेंट्री बनाते हैं, इसमें हम जो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम उनकी हम स्किल, एक्सपीरियंस और उनका जो करियर एस्पायरेशन है उनको मेंशन करते हैं, जिससे हमें इजीली डेटा हासिल हो जाता है। फिर हम स्टेप 4 पे आते हैं, जो कि है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सक्सेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर प्लान। रिसर्च जो है, रिसर्च शो करती है कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है वो मोर इफेक्टिव होती है देन क्लासरूम लर्निंग से। यानी कि कोई एम्प्लॉय किसी पोजीशन पे अगर उसने काम किया है, थोड़ा बहुत ही थोड़ा उसका एक्सपीरियंस है, तो वो ज़्यादा बेहतर है क्लासरूम लर्निंग के हवाले से, क्योंकि उस दौरान वो अपनी स्किल से काम करता है, वो उस रोल को किस तरह से उसको संभालता है, ये सारी चीज़ें उसके एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं। फिर वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले तो स्ट्रेच असाइनमेंट। स्ट्रेच असाइनमेंट से मुराद ये है कि किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय इसमें ये होता है कि इनके जो करंटली वो काम कर रहे हैं उससे हट के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो कर सकें। मीटिंग्स में कोई लीडिंग प्रोजेक्ट कर सकें, हासिल कर सकें, उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। एक्टिंग असाइनमेंट से होता है कैन बी इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू गेट एक्सपीरियंस एट अ मोर सीनियर लेवल बाय वर्किंग विद सीनियर लेवल मैनेजमेंट टीम एंड देयर बॉसेस। जॉब रोटेशन जो होती हैं वो एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो डिफरेंट एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, डिफरेंट रोल प्ले कर सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन डिफरेंट डिसिप्लिन और इन डिफरेंट फंक्शन। इसमें होता है कि आपको एक्सपोजर मिलता है आपको डिफरेंट फील्ड्स का। मेंटोरिंग एंड कोचिंग में होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उन्हें गाइडेंस देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि जिनसे हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है, उनमें हम अरेंजमेंट करते हैं जो कि कैन बी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल ट्रेनिंग में होता है कि हम लैंग्वेज ट्रेनिंग करवाते हैं एम्प्लॉयज़ की। क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयज़ को गाइड किया जाता है, उनके अंदर वो स्किल्स कुछ बताई जाती हैं जो कि हमें एक की एरिया के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट, again we need some questions to consider when implementing succession planning and knowledge transfer plan. सबसे पहला जो क्वेश्चन हम जो कंसिडर करते हैं कि हमने जो लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है एक्सपीरियंस एट ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिक्वायर्ड है, क्या हमने उसको क्लियरली डिफाइन किया है और अदर एरियाज और पोजीशंस को हमने क्लियरली डिफाइन किया है ताकि हम एम्प्लॉयज तक एसेस कर सकें। Do employees have learning plan that are linked to the appropriate knowledge and skills? एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, रोल्स के रिलेवेंट के अंदर वो स्किल्स हों और उसके अंदर वो एबिलिटीज मौजूद हों। Have you explored different options to support your employees career goals? हम डिफरेंट ऑप्शंस को भी कंसीडर करते हैं कि इससे एम्प्लॉयज़ के जो करियर गोल हैं उसको कर सकें, जैसे कि हमने पहले बात की थी, स्ट्रेच असाइनमेंट से, एक्टिंग असाइनमेंट से, मेंटरिंग अरेंजमेंट से कर सकें, हम जॉब रोटेशन से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हम न्यू एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए भी हम कर सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और क्या नॉलेज है हम उसमें उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि वो ये रोल प्ले कर सके। That's all from my side. Thank you so much for listening. Hi, this is me, Mohammed Bilal Kumar, and I will be further discussing succession management and planning steps. Now, the last step which I will be discussing is evaluate effectiveness of our succession planning and management techniques which we are using in our organization. To ensure success, it is important to systematically evaluate and monitor our succession planning and management efforts which are currently deployed in our organization and make adjustments as needed so that our succession management efforts and techniques are aligned with our organizational goals and HR techniques. So I will be
discussing some indicators and methods. Actually, some KPIs and some performance measure our program performance measurement, some which we can use to measure effectiveness of our program, as well as some of the key areas and some of the key questions that we should keep in mind when we are evaluating the effectiveness of our succession management programs. Now, assessing the results of succession planning and management also help organizations to determine future priorities and decide on the allocation of resources. ये जो हम लास्ट स्टेप डिस्कस कर रहे हैं इवेल्युएट इफेक्टिवनेस का सक्सेशन मैनेजमेंट में, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसमें हम जो है अपने जो हमने अपने सक्सेशन मैनेजमेंट के जो हमें टेक्निक्स और जो टूल्स हमने बनाए हुए हैं और जो केपीआई हमने डिफाइन करी हुई हैं और जो क्रिटिकल रूल्स जिनकी हम सक्सेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं और जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जो हमारे जो है वो इस सक्सेशन मैनेजमेंट को सही सही तरीके से इम्प्रूव करने के लिए जो हम जो है टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अब हम जो है वो इनको कंटिन्यूसली एवेल्युएट करते हैं। जो इनमें जो है वो चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं उन चेंजेस को हम परफॉर्म करते हैं इस स्टेप के बाद, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारे वो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो और हमारा जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें बिजनेस बिजनेस जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जो सक्सेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स हमने अपने पिछली इंटरनल और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और जो जो हमारी थ्रेट्स थी उनको सामने रखकर जो हमने प्लान करी थी, अब जो है वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। इसी तरीके से क्रिटिकल रूल्स की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा हमारे जो वर्कफोर्स होती है उसके भी जो है स्किल्स लेवल हो गया, उसका लर्निंग लेवल हो गया, और जो हमारी वर्कफोर्स होती है वो भी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो हम जो है वो अपने सक्सेशन मैनेजमेंट के स्टेप में सारे के सारे स्टेप्स को इवेलुएट सारे के सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद सबसे लास्ट में उसको इवेलुएट करते हैं कि जो हमने स्टेप्स लिए थे उनसे उनके जो है हमें इफेक्टिवनेस कितनी मिली। अगर हमें जो है वो इफेक्टिवनेस जो जो स्टेप्स हमारे जो है वो जो स्टेप जो हमारे बेहतरीन चल रहे होते हैं हम उनको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जिन स्टेप्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है हम जो है उन स्टेप्स में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, और जो स्टेप जो है वो हमारे जिससे जो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता हम उन स्टेप्स को जो है वो फर्दर रिवाइज करते हैं और उनकी जगह जो है वो दूसरी स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। Now I will be discussing some examples of indicators to assess succession planning and management. We can use a variety of our KPIs and tools to measure the success of our succession planning efforts. These can include number of vacant key positions. इसमें आप जो है वो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस हैं उनमें से जो वैकेंट हैं, जो अभी वैकेंट हो चुकी हैं या जो नियर नियर फ्यूचर में या फिर जो है वो आगे जाकर जो है वो वैकेंट होने वाली हैं, आप उनके जो है वो उनके उनके जो है वो अपने सक्सेशन प्लानिंग करते वक्त उनके जो है वो नंबर कितने कितने जो है वो वैकेंट हो सकते हैं, उसको जो है आप जो है वो अपने पास जो है इसके जरिए जो है वो आप अपने सक्सेशन मैनेजमेंट को एसेस कर सकते हैं। अगर आपके वैकेंट की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने सक्सेशन मैनेजमेंट के स्टेप्स को फर्दर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर जो है वो आपके सक्सेशन मैनेजमेंट जो है जो आपका जो प्लान है वो आपके जो वैकेंट पोजीशन है उसके साथ अलाइन है और आप जो है वो फुली जो है वो बिल्कुल आपको ये है कि जब हमारी वैकेंट पोजीशन होगी तो हम जो है उसको फिल कर सकेंगे फौरी तौर पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग जो है वो स्मूथली आपकी चल रही है। नाउ एक और आपका जो है वो हो सकता है एवरेज डे लेफ्ट
फॉर ईच की पोजीशन वैकेंसी, यानी कि आप कितने दिन जो है वो आपको लगते हैं कि की पोजीशन को फिल करने में कितने दिन तक जो है वो खाली रहती है, ये भी जो है वो आपकी एक केपीआई है मेजरमेंट की। उसके अलावा जो है वो आपका टर्नओवर होता है की एरियाज में, के एरियाज में जो है वो एम्प्लॉयज का टर्नओवर का रेशियो भी आपको बता सकता है कि आपको जो है वो अपनी सक्सेशन प्लानिंग जो है वो आपके उसकी जो है इफेक्टिवनेस जो है वो किस तरीके की है। इसके अलावा एक और जो आपका इंडिकेटर हो सकता है वो जो है आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। बेंच स्ट्रेंथ जो है वो रेशो होती है कि स्ट्रेंथ की, जिसके लिए आपके कोई इंटरनल रिप्लेसमेंट नहीं है, और जो कि रिलेटिव होती है टोटल नंबर ऑफ की पोजीशन से। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी की पोजीशन जिनको आप जो है वो इंटरनली फिल नहीं कर सकते, जिनके आपके इंटरनली जो है वो आपके पास जो है वो इंटरनली उसके रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, उनको अगर हम जो है वो रिलेटिवली डिवाइड करें नंबर ऑफ की पोजीशन से, तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेंच स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। इससे हमें ये पता लगेगा कि कितनी पोजीशंस हैं जिनके लिए हमें जो है वो एक्सटर्नली एफर्ट्स करके और एक्सटर्नल हायरिंग करनी पड़ेगी। यह भी हमारा जो है वो सक्सेशन मैनेजमेंट का एक की इंडिकेटर है। इसके अलावा एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग्स होती हैं नी एम्प्लॉयज की पोजीशंस में। जब हम जो है वो किसी भी की पोजीशन को किसी न्यू एम्प्लॉयज से फिल करते हैं, तो फिर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस की जो रेटिंग होती है, ये भी जो है वो हमारी सक्सेशन मैनेजमेंट को के एफर्ट्स को जो है वो शो कर रही होती है कि अगर वो न्यू एम्प्लॉय जो है वो की पोजीशन पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सक्सेशन मैनेजमेंट की टेक्निक जो है वो बेस्ट है, और उनकी वजह से जो है वो हमें बेस्ट कैंडिडेट मिल रहे हैं पोजीशंस को फिल करने के लिए। और इसकी वजह से जो है वो जो की पोजीशंस हैं उनमें न्यू एम्प्लॉयज भी आके जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर की पोजीशंस पे न्यू एम्प्लॉयज जो है वो अच्छी पोजीशन नहीं दे पा रहे, इसका मतलब यह है कि हमारी सक्सेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स को और हमारी एफर्ट्स को जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम इनको फर्दर इम्प्रूव करेंगे ताकि कई पोजीशंस पे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि हमारी जो है वो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जो है वो उन पोजीशंस पे आके प्रोवाइड करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। उसके अलावा जो है नंबर ऑफ कंप्लेंट हो सकती हैं पब्लिक सर्विस स्टाफिंग ट्राइब्यूनल को। जो आपकी गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, इनको जो आपकी कंप्लेंट्स मिल रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशंस होती हैं और जो की रूल्स होते हैं, उनके जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वो कंप्लेंट्स को हैंडल करें, और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से हैंडल करें कि जो आपकी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं उनको जो है वो ऑर्गेनाइज दूसरी 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 आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो उनको कंप्लेंट्स ना जाएं। तो कंप्लेंट्स के नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को भी हम जो है मेजर करके अपने जो है वो सक्सेशन प्लानिंग के टेक्निक्स को जो है वो एफर्ट्स को जो है वो मेजर कर सकते हैं। नाउ नाउ अब हम जो है वो सक्सेशन मैनेजमेंट के एफर्ट्स को जो है वो मेजर कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन जो कि हमें जो है और वो की एरियाज और वो की थिंग्स होंगे जो कि हमें अपने माइंड में रखनी होंगी, वो ये होंगे। नंबर वन, डू ऑल की एरियाज एंड पोजीशन हैव सक्सेशन प्लान। हमें सबसे पहले जो है वो ये देखना होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी की एरियाज हैं और जितने भी की रोल्स हैं की पोजीशंस हैं, हर रोल के लिए हमने जो है वो एक सक्सेशन प्लान जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है और प्रिपेयर किया हुआ है, और हम जो है वो उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डिफरेंट की रूल्स के लिए, डिफरेंट एरियाज के लिए, डिफरेंट पोजीशंस के लिए हमारे पास जो है वो सबके लिए एक सिंपल सिंपल सिंगल सक्सेशन प्लान नहीं हो सकता, बल्कि डिफरेंट उसके लिए जो है वो डिफरेंट प्लान हो सकते हैं, क्योंकि हर हर पोजीशन में आपके जो लर्निंग होगी, जो डेवलपमेंट होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, जो ह्यूमन बिहेवियर हमें चाहिए होगा, और जो हमें लीडरशिप और जो भी होगी, वो हर पोजीशन की अपनी अपनी होगी, अलग होगी। तो हर उसमें जो है वो हमें हर एक की जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट होगी, और उस पोजीशन के हिसाब से हमें जो है वो उसका सक्सेशन मैनेजमेंट का अपना प्लान बनाना पड़ेगा।
एक और क्वेश्चन और एक और की एरिया जो हमें जो है वो कंसीडर करना होगा कि आर ऑल दी की पोजीशन फिल क्विकली। इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो हम अब पहले से ही जो है वो अपनी की पोजीशंस के लिए जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को प्रिपेयर करके रखेंगे, सक्सेशन मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करके रखेंगे, और जितनी क्विकली हमसे पॉसिबल होगा हम जो है वो अपनी की पोजीशन को फिल करेंगे। एक और चीज़ जो आपकी हो सकती है, डू न्यू एम्प्लॉयज इन की पोजीशन परफॉर्म इफेक्टिवली। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो की पोजीशंस के एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सक्सेशन मैनेजमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं, कि हम जो है उनमें ऐसे उनको ऐसे एम्प्लॉयज से फिल कर रहे हैं जिनके परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन है। लेकिन अगर जो है वो अप टू मार्क उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमें अपनी सक्सेशन मैनेजमेंट के एफर्ट्स को जो है वो मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अलावा, डू आवर ऑर्गेनाइजेशन हैव अ पूल ऑफ एम्प्लॉयज हु आर क्वालिफाइड टू compete फॉर के एरियाज एंड पोजीशन। ये हो गया कि हमारे पास इंटरनली ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए, और हमारे पास जो है वो ऐसे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज होने चाहिए जो कि जो है वो जिनको हम जो है वो आगे प्रमोट करके उनको की एरियाज में और की पोजीशंस में हम जो है वो उनको प्रमोट करके उनको जगह दे सकें। तो अगर हम इंटरनली ही अपने उसको फिल कर सके तो ये हमारे लिए जो है वो बेस्ट है, और इसमें जो है वो हम अपनी सक्सेशन मैनेजमेंट के एफर्ट्स को जो है और अपने सक्सेशन मैनेजमेंट की जो टेक्निक होती है उसको जो है वो बेस्ट वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा, डू आवर ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू सक्सेशन प्लान फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कंटिन्यूसली चेंज आता रहता है, चाहे वो चेंज जो है वो प्रायोरिटीज लेवल पर हो, चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट पर हो, या चाहे वो जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हो। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसमें भी कंटिन्यूसली चेंजेस आता रहता है। तो इसके वजह से हमें जो है वो अपने सक्सेशन मैनेजमेंट के प्लान को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है, और उसको जो है वो रिव्यू करके और उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस जो है वो लाने पड़ते हैं। जब भी हम जो है वो अपना सक्सेशन मैनेजमेंट का प्लान बना रहे होंगे, तो हम जो है वो उसको जब एवेलुएट करेंगे तो हम उसमें ये क्वेश्चन लाजमी कंसिडर करेंगे कि हमारे सक्सेशन मैनेजमेंट के प्लान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल के चेंज के साथ साथ, जब चेंज आ रहा हो उसके साथ साथ हम अपने प्लान को भी चेंज कर सकें, और उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से और अपने एचआर के गोल से जो है वो बेस्ट वे में मैच कर सके। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे अपने सक्सेशन मैनेजमेंट की। तो हम जो है समराइज करें, तो समराइज अगर हम जो है वो अपने एवेलुएट परफॉर्मेंस के उसको समराइज करें, तो हमें जो है वो अपने उसको कंटिन्यूसली अपने सक्सेशन मैनेजमेंट के प्लान को कंटिन्यूसली जो है वो एवेलुएट करना होगा, और उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे उसको चेंज करते रहेंगे, ताकि हमारा जो है वो सक्सेशन मैनेजमेंट का प्लान है वो जो है वो कामयाबी के साथ जो है वो कंप्लीट हो सके। थैंक you very much for seeing my video, and if you have any suggestion, then then they will be more than welcome. Thank you.